नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 2014 से केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। इस पूरे कार्यकाल में सरकार की हर उपलब्धियों को जनता तक ले जाने और सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा बताने के लिए सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। आज भी एनडीए सरकार में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का कहना है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ मोदी सरकार का सफर देश को तरक्की की राह पर तेजी से आगे ले गया है। आर्थिक मोर्चे पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, तो सामाजिक योजनाओं के दम पर आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में 11 साल का समय पूरा कर लिया है। 2014 से शुरू हुआ ये सफर 2019 और 2024 में आगे बढ़ा और अब भी जारी है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के इन 11 वर्षों के दौरान देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसके साथ ही देश ने दशकों से अटकाए, भटकाए, लटकाए गए मुद्दों का समाधान भी देखा है। सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे लिखा कि उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जनऔषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए सरकार के 11 साल की खूबियां गिनाई। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और इसमें कामयाब भी हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 11 साल को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, नया वक्फ अधिनियम बनाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कराना सरकार के बड़े फैसले हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, महिलाओं के साथ साथ एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए समर्पित प्रयास, नई शिक्षा नीति, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान, जीएसटी और आतंकवाद तथा नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार भी सरकार के बड़े फैसले हैं। जेपी नड्डा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर भी करारा वार किया। पीएम मोदी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष जनसेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हरदीप सिंह पुरी, शिवराज सिंह चौहान ने भी सरकार के 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भी मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को सराहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की उपलब्धियां बताई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आया है, साथ ही विदेशों में भारतीयों के सम्मान में भी इजाफा हुआ है। एनएसई के प्रबंध निदेशक ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, रोड और एयरपोर्ट आदि का काफी विकास हुआ और इससे देश के विकास को बढ़ने में मदद मिली है। पीएम मोदी के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए आशीष चौहान ने कहा कि मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पीएम मोदी का ये कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाएगा।
आतंकवाद के खतरों और आधुनिक आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज दिल्ली में एक सेमिनार होने जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ओर से इस उच्च स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। एनएसजी गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष बल है जो आतंकवाद और अन्य सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एनएसजी का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना है। एनएसजी को आतंकवादी हमले रोकने और आतंकवादियों को निष्क्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए एनएसजी के जवानों को तरह तरह की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मतदाता सूचियों को प्रतिभागिता के माध्यम से प्रतिवर्ष संशोधित किया जाता है। उन्होंने लिखा कि इस वार्षिक अभ्यास के दौरान मतदाता सूची को कांग्रेस सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निःशुल्क साझा किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लिखा कि इसी तरह का अभ्यास साल 2009, 2014, 2019 और 2024 में किया गया था और ऐसी मतदाता सूचियों की प्रतियां कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में फिलहाल मेघालय पुलिस को सोनम की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। सोनम रघुवंशी को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। उसे गाजीपुर से पटना के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फिलहाल सोनम रघुवंशी को यहीं रखा गया है। उसके बाद पुलिस सोनम और अन्य 3 आरोपियों को लेकर शिलांग रवाना होगी, जहां इस हत्याकांड का सारा सच सामने आएगा। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही पति राजा की हत्या की साजिश रची और इसमें सोनम का साथ उसके बॉयफ्रेंड राज और 2 अन्य ने दिया था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में लू की स्थिति रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की है उम्मीद, जिससे अलग अलग जगहों पर लू की स्थिति पैदा होगी। मौसम विभाग ने इस क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान में भीषण लू की स्थिति बन रही है और रात के तापमान में भी वृद्धि को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में लू और गर्म रात दोनों की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट लागू है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते तापमान के कारण अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी है। पिछले कई दिनों से बाढ़ की त्रासदी झेल रहे असम को अब थोड़ी राहत मिली है। कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं है। बाढ़ से प्रभावित लोगों का आंकड़ा घटकर 1.6 लाख के आसपास आ गया है। बाढ़ का पानी कम होने से प्रभावित गांवों की संख्या घटकर करीब 389 रह गई है। प्रभावित जिलों की संख्या अब 9 है। 25 राजस्व क्षेत्र अब भी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित जिलों में हैलाकांडी, नागांव, श्रीभूमि, कामरूप, कछार, गोलाघाट, मोरीगांव, लखीमपुर शामिल हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। 12 से 15 जून के दौरान कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश और 13 से 15 जून के दौरान कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान केरल और माहे कर्नाटक, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा और 13 जून तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, रायलसीमा, तेलंगाना में कई स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बौछारें, बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम भारत में अगले 5 दिन यानी 15 जून तक मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश के साथ साथ आंधी, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट से मुलाकात की। अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम का बेल्जियम ने स्वागत और समर्थन किया है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान
उनके साथ यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत सौरभ कुमार भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। अपनी इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत बेल्जियम संबंधों की निरंतर प्रगति और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को आतंकवाद के विरुद्ध भारत की मुहिम और इस दिशा में भारत के प्रयासों से भी अवगत कराया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्विट्जरलैंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन पीयूष गोयल ने चुनिंदा स्विस कंपनियों के सीईओ और संभावित निवेशकों के साथ सार्थक बातचीत की। मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताई कि स्विस उद्योग भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई स्विस फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत की विकास क्षमता, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और मेक इन इंडिया की सफलता के लिए उनकी सराहना सुनकर मुझे खुशी हुई। इसके अलावा उन्होंने सटीक इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों की एमएसएमई कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत के मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रकाश डाला गया और सहयोग के अवसरों की खोज की गई। साथ ही वैश्विक बाजारों के लिए क्षेत्रीय केंद्र के रूप में काम करने की भारत की क्षमता को भी रेखांकित किया गया। मंत्री पीयूष गोयल ने अपने दौरे के दूसरे दिन स्विट्जरलैंड की संसद का दौरा किया। इस दौरान स्विस फेडरल काउंसिलर गॉय परमेलिन से मुलाकात की। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लंबे समय से चले आ रहे कलात्मक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा विधानसभा में योग उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने आज सुबह 6:30 बजे योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया। अपने ज्येष्ठ माह का आखिरी और 5वां बड़ा मंगल है आज का ये दिन बजरंगबली के भक्तों के लिए विशेष है। देश भर के सभी हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। अयोध्या स्थित हनुमान गढ़ी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बजरंगबली के भक्त उनके दर्शन और विशेष पूजन के लिए यहाँ दूर दूर से आए हैं। माना जाता है कि हनुमान जी ने लंका विजय के बाद थकान के कारण संगम तट पर विश्राम किया और तभी से ये मंदिर स्थापित हुआ है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। देखो जी, आज मेरा बर्थडे है और इस घर का भी। माँ कहती है तेरे जन्म से पहले हम कच्चे झुग्गी में रहते थे। मुझे तो पता ही नहीं कच्ची झुग्गी होती कैसी है। इस नए भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। इसी मजबूत नींव पर हम बनाएंगे विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। CMI के अनुसार कोविड काल 2020-21 में 2.28 करोड़ नौकरियां जाने के बाद देश में पिछले 2 वित्त वर्षों 2023-24 और 2024-25 के दौरान 3.06 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। वहीं 2 वित्त वर्षों में मिले कुल 3.06 करोड़ रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% रही। इनमें 2023-24 में सृजित 1.52 करोड़ रोजगार में महिलाओं की संख्या 78 लाख थी। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में सृजित कुल रोजगार में शहरी इलाकों की हिस्सेदारी 48% रही। 2024-25 में ये और बढ़कर 65% पहुंच गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय निवेश और ढांचागत कोष से अपना प्रदर्शन वैश्विक पटल पर दिखाने के लिए सरकार समर्थित डिजाइन का लाभ उठाने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों में सुधार पेश किए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार इन संशोधनों से देश में हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास होगा और देश में उच्च कौशल वाली नौकरियां पैदा होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो रिपोर्ट में कटौती के बाद बॉन्ड यील्ड में गिरावट की संभावना। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 50 आधार अंक की कटौती की है। आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती करने के साथ 26,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड की पुनर्खरीद का फैसला किया। आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आय वित्त वर्ष 2026 में 6 से 8% बढ़ने का है अनुमान। आईसीआरए का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 में पूरे भारत में प्रीमियम होटलों में ऑक्यूपेंसी 72 से 74% रहेगी, जो वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में देखे गए 70 से 72% के स्तर से थोड़ा अधिक है। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी का ग्रुप प्रीमियम कलेक्शन इस साल मई में सालाना आधार पर 13.79% बढ़ा। एयर इंडिया ने भारत से यूरोप और कनाडा के सभी गंतव्यों के लिए अपने यात्रियों के लिए एकीकृत सेल्फ चेक इन और बैगेज ड्रॉप सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया की सुविधा के जरिए एयर इंडिया के यात्री डिजिटल तरीके से यानी मशीनों के जरिए खुद ही बोर्डिंग पास और बैगेज टैग प्रिंट कर सकते हैं और अपना सामान भी खुद जमा कर सकते हैं। बाजार नियामक सेबी ने शेयर ब्रोकरों के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अमेरिकी सेना अस्थायी रूप से लॉस एंजलिस में लगभग 700 मरीन तैनात करेगी। राष्ट्रीय गार्ड के और सैनिकों के आने तक ये नियुक्ति की जा रही है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने कहा कि उन्हें ये जानकारी दी गई है कि ट्रंप 2000 सैनिक और तैनात करेंगे। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड की तैनाती को गैरकानूनी बताते हुए कैलिफोर्निया ने संघीय सरकार पर मुकदमा दायर किया है। गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने कहा कि ट्रंप ने स्थिति को भड़काया और गैरकानूनी ढंग से नेशनल गार्ड को कैलिफोर्निया में तैनात किया। लॉस एंजलिस में आईसीई के छापों के बाद प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। प्रदर्शन के चौथे दिन प्रदर्शनकारी नाचते झूमते नजर आए। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्थिति को और तनावपूर्ण करते हुए न्यूसॉम की गिरफ्तारी की सलाह दी। कैंप डेविड से लौटते समय उन्होंने कहा कि अगर वो टॉम होमन होते तो न्यूसॉम को गिरफ्तार कर लेते। वहीं इसके जवाब में न्यूसॉम ने गिरफ्तार करने की चुनौती दे डाली। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग इजराइल के अशदोद बंदरगाह पहुंची। इससे पहले इजरायली नौसेना ने इस नाव को रोका और इस पर सवार 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये सभी लोग गाजा के लिए मानवीय मदद लेकर जा रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि गाजा ले जा रहे सहायता नौका को रोकना शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रांस अपने नागरिकों के संबंध में इजराइल के साथ संपर्क में है, जो गाजा पट्टी की नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक चैरिटी जहाज पर सवार थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ लंदन में चल रही व्यापार वार्ता की अच्छी रिपोर्ट मिली है। व्यापार वार्ता आज दूसरे दिन भी चलेगी। ट्रंप ने चीन पर से निर्यात नियंत्रण हटाने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वे इस मामले पर आगे विचार करेंगे। एलन मस्क के साथ टूटी दोस्ती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा बनाई गई स्टारलिंक सेवा को नहीं रोकेंगे। ट्रंप ने स्टारलिंक की सेवा को अच्छी सेवा बताया। ईरान ने अमेरिका के सामने परमाणु समझौते को लेकर अपना प्रस्ताव पेश किया है। ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है और उसने मध्यस्थ ओमान के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि तेहरान के पास सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए समय समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि गुरुवार को अगले दौर की वार्ता होने वाली है।
रूस और यूक्रेन ने बढ़ते तनाव के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली की। दोनों देशों ने 25 वर्ष से कम आयु के युद्ध बंदियों की अदला बदली की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस कदम का स्वागत किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस्तांबुल में हुए समझौते के पहले चरण के तहत अदला बदली शुरू हुई और इसके कई चरण होंगे। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने 2026 तक नाटो का 2% जीडीपी रक्षा खर्च लक्ष्य पूरा करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर रक्षा निर्भरता घटाई जाएगी और यूरोपीय देशों से रक्षा सौदे बढ़ेंगे। कनाडा के पीएम कार्नी ने कनाडा के रक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका पर अधिक निर्भरता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर अधिक निर्भरता घटाने के लिए हम अपनी रक्षा पूंजी का 3/4 हिस्सा जो अमेरिका को भेजते हैं अब नहीं भेजा जाएगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के वकील सेल्सो वेलार्डी ने 2022 के चुनाव के बाद कथित तख्ता पलट की योजना से संबंधित सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह मोरो सीट से पूछताछ की। ये सुनवाई बोल्सोनारो के सहयोगियों और बोल्सोनारो की हार के बाद चुनाव परिणामों को पलटने के प्रयास में उनकी संभावित संलिप्तता की जांच का हिस्सा है। बोल्सोनारो कल अदालत कक्ष में मौजूद थे और उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंत में उनकी गवाही होगी। दक्षिणी जापान के ओकिनावा में अमेरिकी सेना के कडेना एयरबेस के अंदर गोला बारूद भंडारण क्षेत्र में हुए विस्फोट में जापानी आत्मरक्षा बल के कई सदस्य घायल हो गए। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान के तटरक्षक बल ने सेना के साथ अभ्यास किया। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। ताइवान ने द्वीप के चारों ओर चीन द्वारा समुद्र के नीचे केबल काटने और रेत निकालने जैसी गतिविधियों के बारे में बार बार शिकायत की है, जिसका उद्देश्य सीधे टकराव के बिना चीन पर दबाव डालना है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले 2025 के हॉल ऑफ फेम बैच की घोषणा की गई। महेंद्र सिंह धोनी का अंतर्राष्ट्रीय करियर विशिष्ट उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। वे एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी के तीनों व्हाइट बॉल टूर्नामेंट, वनडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत और इंग्लैंड लायंस के बीच खेला गया दूसरा अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ हो गया है। मैच के चौथे दिन भारत ने इंग्लैंड लायंस के सामने जीत के लिए 439 रन का लक्ष्य रखा था। दूसरी पारी में भारत ए की तरफ से तनुष कोठियन और अंशुल कंबोज ने 8वें विकेट के लिए नाबाद 149 रन जोड़े। तनुष कोठियन 90 और अंशुल 51 रन बनाकर नाबाद रहे। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने पहली बार महिला क्रिकेटरों के लिए डीडीसीए महिला टी20 टूर्नामेंट की शुरुआत की है। इस टूर्नामेंट में डीडीसीए से पंजीकृत 41 क्लबों की टीमें भाग ले रही हैं, जो महिला क्रिकेट को नई दिशा और पहचान देने के संकल्प के साथ मैदान में उतरेंगी। दुनिया के अग्रणी टी20 बल्लेबाजों में से एक वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने सिर्फ 29 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। निकोलस पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए कुल 167 मैच खेले हैं। निकोलस पूरन अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग्स पर ही ध्यान देंगे। पूरन आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए खेले थे। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 जून से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ सलाहकार के रूप में काम किया। ब्रॉड का ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है। दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए है तैयार। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को FIH प्रो लीग में नीदरलैंड्स के खिलाफ 3-2 से हार का सामना करना पड़ा।
पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्र में ही बने रहने की है संभावना। टॉटनहैम हॉटस्पर थॉमस फ्रैंक को अपना नया प्रमुख कोच बनाने पर विचार कर रही है। 51 वर्षीय थॉमस फ्रैंक फिलहाल ब्रेंटफोर्ड के मैनेजर हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहले अफ्रीकी अमेरिकी रेफरी उरिया रैनी का 65 साल की आयु में निधन हो गया है। चेल्सी ने पार्टनर क्लब स्ट्रासबर्ग से डिफेंडर मामादू सार को 12 मिलियन पाउंड में साइन किया है। 19 साल के सार के साथ क्लब ने 8 साल का करार किया है। मैनचेस्टर सिटी ने वोल्व्स के लेफ्ट बैक रायन आइट-नूरी को साइन किया है। सिटी ने रायन के साथ 2030 तक के लिए करार किया है और वे क्लब विश्व कप के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। चैंपियंस लीग की उपविजेता इंटर मिलान ने क्रिस्टियन चीवू अपना मैनेजर नियुक्त किया है। चीवू पहले पार्मा के मैनेजर थे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।